नमस्कार मित्रों, आपके लिए खुशखबरी है कि आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के एग्ज़ाम की डेट घोषित हो चुकी है, जो कि अक्टूबर में होने जा रहा है, 11 अक्टूबर को। उसके बाद सेकंड ग्रेड एग्ज़ाम है। तो मैं आपके लिए एक क्रैश कोर्स लेकर आया हूँ, जो केमिस्ट्री फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चरर और सेकंड ग्रेड साइंस वालों के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। आपने अच्छी तैयारी कर रखी होगी, लेकिन ये जो क्रैश कोर्स होगा, इससे आपकी तैयारी को न केवल गति मिलेगी, बल्कि आपका चयन सुनिश्चित करने में बेहद मदद करेगा। क्योंकि ये जो अपन कोर्स करेंगे वो केवल सिलेक्शन ओरिएंटेड और ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस के आधार पर करेंगे, जिसमें आपने अपनी थ्योरेटिकल जो भी पोर्शन है वो सब पढ़ रखा होगा, उसके क्वेश्चन भी मिलाए होंगे बेशक। अब हम आज तक के जितने भी आरपीएससी के कंपटीशन एग्ज़ाम हैं जिनमें केमिस्ट्री के क्वेश्चन आए हुए हैं, उन प्रश्न को ध्यान में रखते हुए एक ये क्रैश कोर्स बनाया गया है, जिसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे चैप्टर, उसके जो वो टॉपिक जिनमें से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं या पूछे जाते हैं, उनके कॉन्सेप्ट को पहले अच्छे तरह से समझेंगे। उनको समझ करके क्लियर करते हुए उनके उसी समय चैप्टर के साथ क्वेश्चन भी मिलाते जाएंगे, और चैप्टर ख़त्म होने के बाद उस चैप्टर से रिलेटेड आज तक के आरपीएससी के एग्ज़ाम में जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं वो अपन यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो उससे एक तो आपका रिवीजन हो जाएगा अच्छे तरीके से, कम समय में गुणवत्तापूर्ण नॉलेज आपको मिलेगा। दूसरा, आरपीएससी में आने वाले क्वेश्चंस को यदि आप सही कर पा रहे हैं तो निश्चित ही इस एग्ज़ाम में भी आप सही करेंगे। तो ये जो है आपका एक कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा कि ये अपन ने पढ़ लिया है और ये क्वेश्चन आज तक आए हैं, तो ये हमें आते हैं इतने, तो निश्चित आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और आपके चयन में आपको बहुत मदद मिलेगी। तो सबसे पहले तो मेरी शुभकामनाएं जो तैयारी कर रहे हैं फर्स्ट ग्रेड की, कि आप चयनित हों, आपका जो सिलेक्शन सुनिश्चित हो। और अपन जो करेंगे तकरीबन इस क्रैश कोर्स में 50 से 60 वीडियो के बीच बनेंगे। जैसे जैसे 2-4 वीडियो आप देखेंगे उससे आपको आइडिया लग जाएगा किस पैटर्न पे अपन चलेंगे। केवल और केवल मैं जो भी चीज़ें आएंगी एग्ज़ाम में आती है, पूछी जाती है, उनकी कॉन्सेप्टिव स्टडी करते हैं, उनके ऊपर ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस करेंगे। इन 50 से 60 क्लास की वीडियो के अंदर जो आपके 120 नंबर के क्वेश्चन, 120 क्वेश्चन आते हैं सेकंड पेपर के अंदर, उनमें से डायरेक्टली आपको इन क्वेश्चंस में से 80 से 90 क्वेश्चन आपको डायरेक्टली मिलेंगे इन्हीं वीडियो में से। ये मेरा दावा है, आगे भी ऐसा हुआ है और इसीलिए आगे भी जो पढ़े हैं उनका चयन भी अच्छे रैंक से अच्छी जगह हुआ है। तो आप यदि इन वीडियोस को देख करके यदि यहाँ तक पहुँच जाते हैं और फर्स्ट पेपर आपका अच्छा है, तो आप अपना सिलेक्शन है वो सुनिश्चित कर सकते हैं। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि 12th लेवल, ग्रेजुएशन लेवल, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल, उनके अंदर सब में 10-10 टॉपिक दे रखे हैं। चूँकि अपन जो एक टॉपिक है जैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर या केमिकल बॉन्डिंग, तो हम उसको एक साथ ही निपटाने का प्रयास करेंगे, या कोई टॉपिक के लेवल में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है तो हम उसको पीजी लेवल तक जाते हुए करेंगे। इन टॉपिक्स में सभी टॉपिक्स के अंदर सबसे पहले हम जो चैप्टर पढ़ेंगे उसकी आउटलाइन देखेंगे, हम इसमें क्या क्या देखने वाले हैं और उनमें से किस में से क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद अपन स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पहली यूनिट, एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर जो है बेसिक यूनिट है। इसमें से जो आपके सिलेबस में दे रखा है वो दे रखा है फंडामेंटल पार्टिकल। सबसे पहला बिंदु फंडामेंटल पार्टिकल, इसमें से कुछ नहीं आने वाला। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन अपन पढ़ेंगे, ये नहीं आते इनके ऊपर क्वेश्चंस। जो अन्य मूलभूत अस्थायी कण हैं जैसे पॉजिट्रॉन है, जैसे मेसॉन है, जैसे एंटीप्रोटॉन, न्यूट्रिनो, इनके ऊपर कोई क्वेश्चन आ सकता है, इनके आवेश, उनके द्रव्यमान पर। उसके बाद फंडामेंटल पार्टिकल के बाद आपके जो है सिलेबस में दे रखा है मॉडल्स। मॉडल्स में हम पता है डाल्टन से लेकर जो आधुनिक थ्योरी दी गई है क्वांटम की, वहाँ तक खूब सारे मॉडल आते हैं, लेकिन जो क्वेश्चन बनता है वो आपके आएगा बोहर मॉडल से, वो आपके आएगा डी ब्रॉगली से, वो आपकी आ सकता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से।
बाकी ज़्यादा क्वेश्चन नहीं, हम एक एक करके सबको देख लेंगे थोड़ा थोड़ा। जिनमें क्वेश्चन नहीं आते उनके केवल परिचय करेंगे और जिनमें से प्रश्न आता है उनमें अपनी डिटेल से पढ़ेंगे। उसके बाद आपके पास आएगा क्वांटम नंबर, क्वांटम संख्या। इनमें से 100% प्रश्न आएगा, कोई दो राय नहीं है इसके ऊपर, 100% क्वेश्चन आएगा इसके ऊपर। उसके बाद हम पढ़ेंगे क्वांटम संख्याओं के बाद ऑफ वो सिद्धांत। ऑफ वो सिद्धांत में हम 3 प्रिंसिपल देखते हैं, पाउली अपवर्जन, हुंड का अधिकतम बहुलता का नियम और N+L रूल। उसके बाद हम देखते हैं सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, एटॉमिक स्ट्रक्चर में अपन ये टॉपिक देख रहे थे। उसके बाद ऑफ वो सिद्धांत, यहाँ से जो क्वेश्चन है आपका पाउली में से बनने की पूरी संभावना, N+L रूल है, इसमें से 100% क्वेश्चन बनेगा, 100%। उसके बाद हम ऑफ वो सिद्धांत, उसके बाद अपन देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। यहाँ से जो अपवादिक एलिमेंट हैं जिनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सामान्य विन्यास से अलग होता है, डिफरेंट होता है, जैसे मान लीजिए क्रोमियम, कॉपर, इनमें से नहीं पूछेंगे। कॉपर के मान लीजिए जैसे Cu+1 का पूछ लिया, Cu+2 का पूछ लिया, Ag का पूछ लिया, Pt का पूछ लिया सामान्यतः। इसके अलावा जितने भी F ब्लॉक के एलिमेंट है, लैंथेनाइड, एक्टिनाइड, इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास थोड़े डिफरेंट होते हैं, काफ़ी एक्सेप्शन इनमें मिलते हैं, F7 में, F14 में या F6 में या F13 के अंदर, वहाँ से प्रश्न आ सकता है। इसके बाद आपकी दे रखी है पीरियोडिसिटी, आवर्त गुण, ये एटॉमिक स्ट्रक्चर के साथ ही दे रखा है आवर्त सारणी वाला पोर्शन। हम जानते हैं कि आवर्त गुण 4 प्रकार के होते हैं, साइज, IP, EA और EN, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जिनमें से साइज पर प्रश्न आने की पूरी संभावना है, IP में 100% आएगा, 101% आएगा। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में काफ़ी संभावना है, यानी IP पर क्वेश्चन आएगा। तो ये कुल मिलाकर के अपनी आउटलाइन है कि हम इस चैप्टर में ये टॉपिक पढ़ेंगे। जहाँ से क्वेश्चन आते हैं वो मैं बता देता हूँ। इन पार्टिकल का द्रव्यमान आवेश पूछा जा सकता है, बोहर मॉडल से क्वेश्चन पूरी संभावना है, 100% आएगा। इनके बोहर मॉडल के द्वारा जो त्रिज्या, वेग और ऊर्जा निकालने का फॉर्मूला है वो अपने को ध्यान रखना है। डी ब्रॉगली में फॉर्मूला या छोटा न्यूमेरिकल भी आ सकता है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर 2 ही बात ध्यान रखनी है कि प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने से क्या होता है और आवृत्ति बढ़ाने से क्या होता है। क्वांटम संख्या में से प्रश्न आएगा 100%, 101%। 4 प्रकार के प्रश्न बनते हैं, वो हम देख लेंगे किस प्रकार के बनते हैं। ऑफ वो सिद्धांत के अंदर चीज़ें बता दी आपको, पाउली का और N+L नियम, इनमें से क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में आपको F ब्लॉक के विन्यास, जब अपन लैंथेनाइड, एक्टिनाइड या D ब्लॉक पढ़ेंगे अलग से तो उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ेंगे, इसीलिए उनकी डिटेल में हम ज़्यादा चर्चा नहीं करते हुए वहीं पर पढ़ लेंगे, क्योंकि चैप्टर अलग से है आपका, ट्रांजिशन मेटल का है और लैंथेनाइड, एक्टिनाइड का भी है। पीरियोडिक प्रॉपर्टी के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट है साइज और IP, इनका अपने को ध्यान रखना है। तो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर उतार लीजिए, हम उससे आगे जो है स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। सबसे पहला अपन बात करते हैं फंडामेंटल पार्टिकल की। बेसिक चीज़ें मैं ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगा, सब जानते हैं कि परमाणु क्या होता है। परमाणु छोटे छोटे ऐसे पदार्थ के अविभाज्य कण हैं जो एक पदार्थ की मूलभूत संरचना है, जिसको अपन आगे तोड़ नहीं सकते। सबसे पदार्थ का सबसे छोटा सूक्ष्मतम अविभाज्य कण परमाणु कहलाता है। परमाणु की संरचना की बात करें तो केंद्र में इसके क्या होता है, न्यूक्लियस, जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। चारों तरफ वृत्ताकार घेरे होते हैं, ऊर्जा स्तर, उन्हें हम कोश कहते हैं। और इन कोशों में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन, सब जानते हैं। ये बातें धीरे धीरे आगे सामने वैज्ञानिकों ने क्लियर कर दिया, लेकिन उसके बाद एक शंका ये हुई कि प्रोटॉन्स हैं
वो नाभिक के बहुत छोटे एरिया के अंदर, यानी परमाणु की भी एंगस्ट्रॉम लेवल के एंगस्ट्रॉम कोटि की संरचना होती है, तो नाभिक की तो और नीचे हो जाएगी। जैसे 10⁻⁻10 है तो 10⁻15 कोटि की होगी, जो कि बहुत ही छोटी है व्यवहारिक रूप से। इतने छोटे से एरिया के अंदर एक साथ 50-50, 100-100 प्रोटॉन इकट्ठे बैठना, ये कैसे संभव हो सकता है? क्योंकि हम जानते हैं कि प्लस प्लस के बीच रिपल्सन होता है, प्लस माइनस के बीच अट्रैक्शन होता है। तो हिसाब से तो ये जो प्रोटॉन इकट्ठे हैं, ये प्लस प्लस प्रतिकर्षण के कारण विस्फोट होकर के परमाणु विखंडित हो जाना चाहिए था। लेकिन उसके बाद अवधारणा आई कि यहाँ पर प्रोटॉन के अंदर पॉजिटिव चार्ज है, न्यूट्रॉन है नेगेटिव और न्यूट्रल, तो इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव। यहाँ प्रोटॉन के साथ कुछ अन्य अस्थायी कण साथ में बनते रहते हैं और टूटते रहते हैं, जो परमाणु के स्थायित्व को बढ़ाते हैं। यानी प्रोटॉन टूट करके न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो सकता है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो सकता है। साथ में ये कोई न कोई दूसरा पार्टिकल निकालेंगे, जैसे इसने बीटा पार्टिकल छोड़ दिया, इसने पॉजिट्रॉन छोड़ दिया, कुछ भी। तो कुल मिलाकर के इन मूलभूत कणों के अलावा भी ऐसे कण पाए जाते हैं जो परमाणु के स्थायित्व को बढ़ाते हैं। ये 4 प्रकार के मुख्यतः हैं: पॉजिट्रॉन, मेसॉन, न्यूट्रिनो और एंटीप्रोटॉन। पॉजिट्रॉन जो है वो किसका प्रतिकण होता है? सब जानते हैं, इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण है। तो इस पर जो आवेश होगा वो इलेक्ट्रॉन का उल्टा होगा, तो इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव होता है, इस पर क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज होगा। द्रव्यमान जो है वो उस कण में उतना ही होता है जितना प्रतिकण इसका, जिसका प्रतिकण है उतना ही ई के समान ही होता है, यानी 1/1840 AMU के लगभग। उसके बाद खोज इसकी एंडरसन ने की थी। कई बार पूछ लेते हैं छोटा क्वेश्चन खोज का भी। तो पॉजिट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल है। चूंकि इलेक्ट्रॉन का एंटी है तो इलेक्ट्रॉन पर माइनस है, इस पर प्लस होगा, और ये द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के समान ही होता है। खोज इसके एंडरसन ने की थी। मेसॉन जो है वो तीनों, ये जो किसी का वो नहीं है, एंटी पार्टिकल किसी का भी नहीं है, क्योंकि ये तीनों प्रकार के इसमें आवेश पाए जाते हैं, प्लस माइनस और न्यूट्रल भी। द्रव्यमान इसका जो होता है वो 0.1 AMU के लगभग होता है, यानी इलेक्ट्रॉन से तो अधिक होता है लेकिन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से कम होता है। खोज इसकी बात करें तो युकावा ने की थी। फिर बात करें हम न्यूट्रिनो, ये किसी का एंटी पार्टिकल नहीं है, लगभग इस पर कोई आवेश नहीं होता, न्यूट्रल है, और इसका द्रव्यमान होता है नगण्य, यानी इलेक्ट्रॉन से भी कम, E/200, यानी इलेक्ट्रॉन से भी 200 गुना कम, तो बहुत कम हो गया। इलेक्ट्रॉन का भी प्रोटॉन की तुलना में 1840 गुना कम होता है, तो और ज़्यादा कम हो जाएगा, ये बहुत नगण्य होता है। ठीक है, और ये आ गया आपका एंटी प्रोटॉन। चूंकि हमें पता है एंटी प्रोटॉन है तो किसका एंटी पार्टिकल है? प्रोटॉन का एंटी पार्टिकल होगा। ठीक है, और आवेश जो है चूंकि प्रोटॉन पर प्लस होता है तो इस पर क्या होगा? माइनस होगा। ठीक है, और द्रव्यमान जो प्रोटॉन के समान होता है तो इसका मतलब 1 AMU अपन कह सकते हैं लगभग। खोज इनके एंडरसन, युकावा, इसकी फर्मी ने और सेग्रे। यहाँ से आ सकता है खोज युकावा। और आपको द्रव्यमान ध्यान रखना है, न्यूट्रिनो द्रव्यमान रहित है और इसका द्रव्यमान 0.1 AMU होता है लगभग। तो ये जो है वो अन्य अस्थायी कण हैं जो परमाणु को स्थायित्व प्रदान करते हैं। अब इस पर बात करते हैं प्रश्न की, वो क्या आता है? क्वेश्चन इसमें से ये आ सकता है कि आप आवेश का क्रम बताइए, किस किस में आप न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, अल्फा पार्टिकल और मेसॉन, पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन वगैरह वगैरह, न्यूट्रिनो। अब आपको इनमें द्रव्यमान का घटता या बढ़ता क्रम, अपन घटता हुआ क्रम लिखते हैं। सबसे ज़्यादा कौन है? अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल क्या होते हैं? हीलियम के द्विधनावेशित नाभिक होते हैं। ठीक है, 2He4+2, यानी द्रव्यमान संख्या 4 है इसका, तो सबसे ज़्यादा तो ये भारी होगा। उसके बाद चूंकि हमें पता है
प्रोटॉन और न्यूट्रॉन लगभग बराबर होते हैं, एक एमयू हल्का सा न्यूट्रॉन ज़्यादा ही होता है। मेसॉन कम है प्रोटॉन से, पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन के समान है, इलेक्ट्रॉन हल्का है, न्यूट्रॉन हल्का। तो इसका मतलब अब इनका नंबर आएगा तो सबसे पहले न्यूट्रॉन, फिर प्रोटॉन, और उसके बाद जो है एंटी प्रोटॉन, यहाँ लिखा हुआ नहीं है वरना प्रोटॉन और एंटी प्रोटॉन का एक समान होता है द्रव्यमान। उसके बाद आपका आ जाएगा मेसॉन, इसका तो 1 AMU है और इसका 0.1 AMU है। उसके बाद आ जाएगा आपका पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन जिनका इक्वल होता है। उसके बाद सबसे हल्का द्रव्यमान न्यूट्रिनो। ये क्वेश्चन आ सकता है। एक क्वेश्चन ये आया हुआ है आवेश घनत्व और E बाई एम का ऑर्डर लिखिए आप, अल्फा पार्टिकल का, प्रोटॉन का, न्यूट्रॉन का और इलेक्ट्रॉन का। इनका E बाई एम सबसे ज़्यादा किसका, सबसे कम किसका? इसका चार्ज +2 +1 0 -1। अब E ये तो आवेश लिख दिया, M मास, तो ये 2 है चार्ज और मास इसका 4 है, इसका 1 है, मास भी 1 AMU है। AMU में एक यूनिट अपन यदि माने तो 4 AMU 1 AMU। इस पर चार्ज कुछ नहीं होता है, मास 1 AMU। इसमें चार्ज होता है 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर, जो भी मतलब कूलाम के अंदर 1.9 और 10⁻⁹ कूलाम। यहाँ पर -1 चार्ज 1 इलेक्ट्रॉन पर। उसका जो द्रव्यमान होता है वो बहुत हल्का, 1/1840। तो 1840 ऊपर चले जाएंगे, है ना। AMU की बात करें तो ये तो हो गया हाफ, ये 1 हो गया, ये 0 हो गया और ये 1840। ये प्लस माइनस तो केवल ये दर्शाते हैं कि माइनस है तो इसका मतलब वहाँ एक इलेक्ट्रॉन है और प्लस है तो इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर मात्रात्मक दृष्टिकोण से देखें तो सबसे ज़्यादा जो द्रव्यमान आता है वो किसका आता है? E/m आता है, वो इलेक्ट्रॉन का आता है। उसके बाद आपका प्रोटॉन का आएगा, उसके बाद आपका अल्फा पार्टिकल का आएगा, सबसे कम जो आएगा वो न्यूट्रॉन का आएगा। तो ये ऑर्डर, ये क्वेश्चन RPSC में आया हुआ है। मैंने बताया हम वही चीज़ें चर्चा करेंगे जो क्वेश्चंस RPSC में आए हुए हैं या आने की संभावना है इन टॉपिक पर। तो ये जो आपके फंडामेंटल पार्टिकल है उनमें तो एक आवेश का क्रम, द्रव्यमान का क्रम पूछा जा सकता है। ये द्रव्यमान का आपने लिखा है, आवेश लिख दिया गलत, द्रव्यमान का क्रम देखा है हमने, द्रव्यमान का क्रम या आवेश भी पूछा जा सकता है, साथ में अल्फा पार्टिकल हो। E/m द्रव्यमान बटा आवेश बटा द्रव्यमान। तो कुल मिलाकर के 2 ही टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं फंडामेंटल पार्टिकल में। बस एक बात ध्यान रखनी, मेसॉन का 0.1 AMU है और अल्फा पार्टिकल हीलियम का द्वितनावशित नाभिक आप जानते हो। उसके बाद हम देखना चाहेंगे कि कुछ टर्मिनोलॉजी है, उनमें से कई बार प्रश्न आ जाता है। टर्मिनोलॉजी ये है कि समस्थानिक क्या होता है, समस्थानिक। नाम देखो, समस्थानिक यानी आवर्त सारणी में समान स्थान रखने वाला। और आवर्त सारणी में जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, आधुनिक आवर्त सारणी जो मोजले ने दी है, उसको अपन ने व्यवस्थित किया है परमाणु क्रमांक के आधार पर, परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में। और परमाणु क्रमांक निर्धारित करता है प्रोटॉन की संख्या के आधार पर। तो समस्थानिक आवर्त सारणी में स्थान समान कौन रखेंगे, जिसके अंदर प्रोटॉन की संख्या क्या होगी, समान होगी। तो इसका मतलब P तो उसमें समान होगा और N वो भिन्न होगा। सम न्यूट्रॉनिक नाम से पता चल रहा है, जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगी, समान, भले प्रोटॉन अलग अलग हो। एग्जाम्पल भी लिख देता हूँ मैं साथ साथ में। समस्थानिक हाइड्रोजन के आप जानते हो 1H1, 1H2 और 1H3। इसी प्रकार कार्बन के 12, 13, 14 होते हैं। न्यूट्रॉन समान, जैसे मान लीजिए नाइट्रोजन का 15 हो गया और ऑक्सीजन 16। तो ये तो परमाणु क्रमांक इसका 7 है, इसका 8 है। तो 15 में से 7 गए 8 न्यूट्रॉन और 16 में से 8 गए 8 न्यूट्रॉन, यानी न्यूट्रॉन की संख्या क्या है, समान है, 8-8। क्वेश्चन आने की संभावना कम है। समभारिक आइसोबार्स, सिंपल सी बात है, जिसमें द्रव्यमान संख्या समान और द्रव्यमान संख्या होती है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योग। जैसे मान लीजिए A समान होगा इसका। एग्जाम्पल की बात करें तो पोटेशियम 40 और कैल्शियम भी 40। इसमें 19 प्रोटॉन होते हैं, इसमें 20। तो इसमें न्यूट्रॉन 21 हो जाएंगे, इसमें 20 ही रहेंगे, लेकिन द्रव्यमान संख्या जो है कुल मिलाकर के वो सेम रहेगी। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में डिफरेंस हो सकता है 19, 21 और 20, 20। ओके।
उसके बाद आता है आपका सम इलेक्ट्रॉनी। यहाँ से प्रश्न आएगा 100%, पूरी संभावना। यदि इनमें किसी में से प्रश्न आएगा तो वो यहीं से आएगा। आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब होता है कि विभिन्न प्रकार के परमाणु जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या समान हो, तो इसके अंदर निश्चित रूप से आयन आएंगे, धनावेश और ऋणावेश। क्योंकि इलेक्ट्रॉन की संख्या समान आ रही है तो दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन का लेन देन हुआ होगा, तभी तो समान आएगी। जैसे मान लीजिए हम बात करें Na+ की, हम नियोन F- O-2 Al+3 इन सभी के अंदर 10-10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 11 प्रोटॉन थे, एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया तो 10, ये 10 होता ही है, ये 10 10 10 सब में 10-10 है, तो इसको कहते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक। यहाँ से प्रश्न आ सकता है। प्रश्न दो प्रकार से आ सकता है। निम्न में से कौन सा आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है, जिसे आपको यहाँ पर 4 दे दिया जाए, Al+3 साथ के अंदर दे दिया Mg+, जैसे क्वेश्चन है, कौन सा आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है, जैसे N-3 एक ऑप्शन, B दे दिया आपको Al+3, C दे दिया आपको आपका O-2 और D दे दिया Mg+। यहाँ हमें छांटना हो तो Mg+ नहीं है, क्योंकि परमाणु क्रमांक होता है इसका 12 प्रोटॉन, एक ही गया था, इसका मतलब 11 इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर, इलेक्ट्रॉन एक ही गया ना, +2 होता तो क्या होता, आइसो इलेक्ट्रॉनिक होता। बस एक ऐसा आ सकता है, या कई बार ये पूछ लेते हैं कि 3-3 का युग्म दे देंगे, जैसे Na+, O-2 और Al+3, A ये हो गया, B हो गया आपका S-2 Ca+2 और स्कैंडियम+3, C हो गया आपका Zn+2 Cu+ और कोबाल्ट+3, D नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं है। मिला लीजिए 10 10 10, तो यानी ये तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक कपल है, युग्म है, ये युग्म क्या हो जो समुच्चय। S-2 16 होता है, 16 और 2 18। कैल्शियम 20 होता है, परमाणु क्रमांक 2 घट गए 18। आपको क्या करना है, यदि माइनस दिया हुआ तो इलेक्ट्रॉन जोड़ने की और इलेक्ट्रॉन होंगे, जैसे 8 परमाणु क्रमांक है, -2 का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा जोड़ लीजिए, 8 तो 10, माइनस का मतलब बाहर से आए हैं, प्लस का मतलब अपने खुद के गए हैं। तो यहाँ पर कैल्शियम ये होता है 21, 21 में से 3 गए 18, तो तीनों ही 18 18, ये समुच्चय भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। ये 30, 30 में से 2 गए 28, 29 में से 1 गया 28, और ये ऑलरेडी 27 है, 27 में से 3 चले गए तो इसका होता है 24 24, यानी ये नहीं है आइसो इलेक्ट्रॉनिक। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये टॉपिक इसका कंप्लीट। उसके बाद इस एक जो टर्मिनोलॉजी में और देख लेते हैं, आने की संभावना तो कम है, आइसोडाइफर्स। आइसोडाइफर वो होते हैं जिनके अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का अंतर जो है वो सेम होता है। जैसे मान लीजिए यूरेनियम 92 और 235 और थोरियम जो है 90 231। तो यहाँ पर न्यूट्रॉन की संख्या यदि हम निकालेंगे तो ये आएगी आपकी 143 और यहाँ आएगी 141। तो अब न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन, न्यूट्रॉन 143 और यहाँ 92, तो ये तकरीबन आ गया 51, और यहाँ पर 141 और 90 ये भी आ गया 51। तो यानी न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का जो अंतर है जिसमें सेम हो वो आइसोडाइफर कहलाते हैं। यूरेनियम 235 और थोरियम 231 है, वो आपस में आइसोडाइफर कहलाते हैं। मिरर न्यूक्लाई भी कई बार दे देते हैं कि जैसे मिरर में एक जैसा दिखता है, जैसे N7 8 और O8 7, यानी ये 15 और ये भी 15 आ जाएगा। तो इसका प्रोटॉन 7 है, न्यूट्रॉन 8, इसका प्रोटॉन 8 है, न्यूट्रॉन 7। तो आपको मिरर में ये ऐसा दिखाई देगा प्रोटॉन न्यूट्रॉन की संख्या, तो इसको मिरर न्यूक्लाई भी कह देते हैं। आने की संभावना कम है। आपके क्वेश्चन आए तो नया शब्द है आइसोडाइफर, वो ध्यान रख लेना, या आइसो इलेक्ट्रॉनिक के आपको सेट पूछे जाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा यदि आप साथ में लिख रहे हैं तो स्पीड ज़्यादा रखिए लिखने की, क्योंकि एक क्रैश कोर्स है, इसीलिए धीरे अपन करवा नहीं सकते। धीरे करवाएंगे तो समय कम रहा है, सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा। और सुनने की, समझने की, लिखने की सभी एक बार स्पीड रखें। वैसे नोट्स आपके होंगे, आपको PDF फॉर्मेट में मिल जाएंगे, तो आप केवल और केवल इसको सुन लीजिए और रफ जो रजिस्टर आपका रखिए साथ में। आप जो क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हैं उनको आप साथ में सॉल्व करते रहिए। यदि आपने पहले से कोर्स किया हुआ है
या पढ़ा हुआ है अच्छे से तो आपको स्पीड है वो आप 1.5 गुना या 2 गुना भी रख सकते हैं अपनी सहूलियत के हिसाब से, लेकिन जो है आप चीज़ों को बराबर पकड़ते जाइए। थोड़ी स्पीड तो आपको रखनी पड़ेगी, समय कम है, मैं चाहता हूँ कम समय में अच्छी गुणवत्ता आप तक पहुँचा सकूँ, इसके लिए आपको थोड़ा सा कोऑपरेट करना होगा, थोड़ा स्पीड से समझना लिखना होगा। अपन ये फंडामेंटल पार्टिकल कर चुके। उसके बाद हम देखते हैं मॉडल्स। विभिन्न परमाणु मॉडल्स आए गए दिए गए। अलग अलग वैज्ञानिकों ने स्टार्टिंग से बताया गया कि जो परमाणु की संरचना आज हम पढ़ते हैं देखते हैं, ये किसी एक वैज्ञानिक का कोई देन नहीं है और एक दिन का परिणाम नहीं है। सतत रूप से अलग अलग वैज्ञानिकों ने अपने अपने प्रयास किए, अपने ज्ञान और अनुभव से अपने अपने मॉडल्स दिए, सुझाव दिए। धीरे धीरे क्रमागत रूप से सुधार होते गए और उनमें विभिन्न वांछित जो परिवर्तन होते गए। सबसे पहले डाल्टन ने बात बताई थी 1808 में कि परमाणु अविभाज्य कण है। ज़्यादा नहीं बताया, 2-3 बातें बताई इन्होंने, और ये हाइपोथेसिस थी मात्र। साइंस में 2 चीज़ होती है, एक तो प्रिंसिपल, एक हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस ज्ञान और अनुभव के आधार पर परिकल्पना जिनका कोई प्रैक्टिकल प्रूवमेंट नहीं होता, और जैसे मान लीजिए ये डाल्टन ने बताई, एक थॉमसन ने बता दी कि ऐसा होता होगा। और एक होता है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल या सिद्धांत का मतलब है वो प्रायोगिक तौर पर प्रमाणित है वो, जैसे गुरुत्वाकर्षण बल कि इतना लगता है, इतना जी लगता है इसका, लगभग 10 के करीब, तो ये जो है वो सिद्धांत होता है। लेकिन ये जो मॉडल्स इन्होंने दिए गए ये अपने अनुभव के आधार पर, तो इन्होंने 3-4 बातें बताई कि परमाणु अविभाज्य कण है, उसको अपन तोड़ नहीं सकते, और एक ही तत्व के परमाणु एक ही तत्व जो परमाणु है वो सब एक समान होंगे, और डिफरेंट है तो अलग अलग होंगे। जैसे हाइड्रोजन है, उसके समस्त परमाणु एक ही जैसे होंगे, सब में 1 प्रोटॉन, 1 इलेक्ट्रॉन, 1 न्यूट्रॉन, 0 न्यूट्रॉन होता है। और इसी प्रकार से अलग अलग है, जैसे कार्बन और ऑक्सीजन है तो इसमें 6 प्रोटॉन कार्बन में, ऑक्सीजन में 8 प्रोटॉन, तो कुल मिलाकर के डिफरेंट होंगे। परमाणु परस्पर मिलकर के रासायनिक अभिक्रिया द्वारा यौगिक परमाणु का निर्माण कर सकते हैं, जिसे आज अपन अणु कहते हैं। जैसे H के साथ रासायनिक बंध से H2 बना सकता है, उन्होंने कहा यौगिक परमाणु, हम आज कहते हैं अणु। तो ये कोई खास ज़्यादा चीज़ें व्यवहारिक थी नहीं, प्रायोगिक तौर पे प्रमाणित थी नहीं। अपेक्षित था इसमें सुधार। थॉमसन ने और अच्छे से कोशिश की समझाने की। उन्होंने 2 बात बताई केवल कि परमाणु जो है गोलाकार संरचना है और उसमें इलेक्ट्रॉन जो है परमाणु के केंद्र में जो नाभिक उपस्थित है उसके चारों ओर बिखरे हुए रहते हैं। जैसे तरबूज के अंदर बीज बिखरे हुए रहते हैं आपस में, वैसे परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन छितरे हुए रहते हैं। प्लम पुडिंग मिठाई है, जैसे उसके एक समान मिठाई होती है जिसमें ड्राई फ्रूट्स, काजू, किशमिश वगैरह, वो जैसे बीच बीच में, तो वैसे होता है। इसके लिए इसको तरबूज मॉडल भी कहते हैं और प्लम पुडिंग मॉडल भी कहते हैं। क्वेश्चन नहीं आएगा यहाँ से। उसके बाद प्रयास किया रदरफोर्ड ने। रदरफोर्ड कुछ प्रायोगिक प्रमाण दे पाए। उन्होंने 2-3 बातें बताई। इन्होंने अल्फा जो पार्टिकल है वो सोने की पतली पन्नी जो है उसके ऊपर, मान लीजिए ये सोने की पतली पन्नी है, इसमें से इन्होंने अल्फा पार्टिकल को यहाँ से गुजारा, पीछे लगा दिया ZnS का पर्दा, जिंक सल्फाइड का, ब्लैक कलर का, ताकि जहाँ पर यदि कोई पार्टिकल आए तो चमक उत्पन्न हो, अपने को पता चल जाए कि ये कण यहाँ आकर के गिरा है। इस सोने की पतली पन्नी से अल्फा कणों की बौछार की तो 3 बातें उन्होंने देखी। बहुत से कण तो सीधे निकल गए, जिसका मतलब परमाणु का अधिकांश भाग खोखला है। तो पहला प्रेक्षण सीधे निकल गए, निष्कर्ष खोखला है। दूसरा, कुछ मूल मार्ग से विचलित हो गए, तो इसका मतलब परमाणु के केंद्र में थोड़ा धनावेश है, क्योंकि हमने जो भेजा है वो क्या है, +2 पॉजिटिव पार्टिकल है। तीसरा, बहुत कम, जैसे 20,000 में से एक पार्टिकल 180 डिग्री पे वापस आ गया, तो इसका मतलब परमाणु का जो केंद्रीय भाग है वो धनावेशित होने के साथ ठोस भी होता है, जो अपने में से किसी कण को जाने नहीं देता। तो 3 बातें, प्रयोग, प्रेक्षण। प्रयोग तो हमें पता है कि अल्फा कणों की बौछार की सोने की पतली पन्नी पर, पिछले ZnS का पर्दा लगाया पीछे। प्रेक्षण नंबर 1, ऑब्जर्वेशन फर्स्ट, अधिकांश कण सीधे। कंक्लूजन फर्स्ट, निष्कर्ष खोखला। ऑब्जर्वेशन 2, अधिकांश कण, कुछ कण विचलित हो गए मूल मार्ग से और केंद्र में धनावेश। तीसरा, बहुत से कम कण, जैसे 20,000 में से कोई एक, वो 180 डिग्री पे लौट आया, जो परमाणु के जो नाभिक की सीध में जाके टकराया होगा, तो इसका मतलब केंद्र का भाग जो है वो धनावेशित होने के साथ ठोस भी होता है। इसमें से भी प्रश्न नहीं बनता। फिर हम देखते हैं चौथा, बोहर मॉडल, और यहाँ से 100% क्वेश्चन आएगा। बोहर मॉडल,
अच्छी तरीके से इसको आप समझ लें, यहाँ से प्रश्न आने की पूरी संभावना है। बोहर मॉडल ने क्या बताया, बोहर मॉडल के कुछ अभिग्रहित हैं। आजकल चूंकि जो पैटर्न चल रहा है आरपीएससी का, उस हिसाब से इसके अभिग्रहित में से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। अभिग्रहित यानी जो कथन थे उनमें से आपको इनके जो 5-6 कथन हैं उनमें से कौन सा कथन सत्य अथवा कौन सा असत्य है, यानी कौन सा तो है और कौन सा नहीं है इनके अभिग्रहित में से, या कोई कथन जो है उसको तोड़ मरोड़ के लिख दिया जाएगा, उसमें से आपको पहचानना होगा। एक क्वेश्चन तो ये बनता है, यानी जो कथन में से आ सकता है। नंबर 2 बात, इनके जो फॉर्मूला है, सूत्र किसके, त्रिज्या के, वेग के, ऊर्जा के, इनमें से क्वेश्चन आ सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न 100% आएगा, मैं कह रहा हूँ 100%, आने की संभावना नहीं 100%। इनकी अभिग्रहित हैं, इन्होंने कहा कि जो परमाणु है उस परमाणु के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं नाभिक के चारों ओर वर्ताकार पथ पर गति करते रहते हैं इलेक्ट्रॉन। नंबर 2 बात कि गति करते हुए जो इलेक्ट्रॉन है वो ऊर्जा को न तो खोता है ना अवशोषित करता है, यानी कुल मिला के इसकी ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं आता, इन्होंने कहा ऊर्जा संबंधी बात। तीसरा उन्होंने कहा यदि इसको ऊपर जाना होगा प्रथम कोश से द्वितीय कोश में तो ऊर्जा का अवशोषण कर लेगा, यानी ऊर्जा के अवशोषण से ही ऊपर चला जाता है, यदि उत्सर्जन करता है तो वापस अपने ग्राउंड स्टेट में आ जाता है। तो ऊर्जा जो अवशोषण या उत्सर्जन यदि किया है तो जो है कोश चेंज हो जाएगा ऊपर नीचे, और जो कोशों का जो ऊर्जा अंतराल है वो पता चलेगा कि उन्होंने कितने इलेक्ट्रॉन छोड़िए, डेल्टा ई, जैसे प्रथम और द्वितीय कोश की ऊर्जा अंतराल डेल्टा ई। चौथी बात कही उन्होंने कि इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कोशों में चक्कर लगाते हैं जिनके लिए उनका कोणीय संवेग mvr जो है h/2π का पूर्ण गुणज हो, यानी nh/2π हो। पांचवी बात उन्होंने कहा घूमते हुए इलेक्ट्रॉन पर 2 प्रकार के फोर्स काम करते हैं। एक तो फोर्स होता है कि नाभिक अंदर खींचता है इलेक्ट्रॉन को प्रोटॉन के आकर्षण के कारण, चूंकि प्रोटॉन पर क्या है पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज, तो खींचेगा तो उस अंदर वाले बल को हम कहेंगे अभिकेंद्रीय बल। क्या कहेंगे, अभिकेंद्रीय बल। एक फोर्स इसकी वेलोसिटी के कारण, इसकी वेग के कारण लगता है बाहर की ओर, जैसे अपन पत्थर बांध करके डोरी से घुमाएं, 10 चक्कर लगाने के बाद उसको छोड़ दें तो वहीं नहीं गिरेगा जहाँ दूर जाके गिरेगा। किसके कारण, अपकेंद्रीय बल के कारण। जो मक्खन वगैरह निकालते हैं तो ये सारा सिस्टम अपकेंद्रीय बल, अपकेंद्रीय बल होता है जो घूमता है वो अभिकेंद्रीय बल, और बाहर की ओर लगता है वो लगता है अपकेंद्रीय बल। सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल 2 फोर्स लगेंगे। अभिकेंद्रीय जो लगता है वो तो लगता है अंदर की ओर, और कारण क्या होता है जनरेट होने का, वो होता है प्लस और माइनस का अट्रैक्शन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का। अपकेंद्रीय बल की दिशा होती है बाहर की ओर, और इसकी जो उत्पत्ति का कारण है वो है इसकी वेलोसिटी, इलेक्ट्रॉन का वेग। चूंकि इलेक्ट्रॉन कहीं नहीं जाता, ना तो बाहर जाता ना अंदर आता, इसका मतलब दोनों फोर्स है वो बराबर है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई एक दीवार हो या वस्तु हो, टेबल हो, उस पर यदि इधर से 20 न्यूटन का बल, इधर से 20 न्यूटन, तो विस्थापन कुछ नहीं होगा, वहीं रहेगी। यदि इधर से 20 इधर 10 है तो इधर खिसक जाएगी। तो कुल मिलाकर ये बल बराबर है, तभी तो इलेक्ट्रॉन अपनी जगह पर लगातार घूम रहा है। तो ये उनके कुछ अभिग्रहित थे, और ये जो फोर्स थे इनके, जो आवेश प्रोटॉन का और वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन का, उसके आधार पर इन्होंने जो डेरिवेशन करके 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें निकाली उन्होंने। वो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, उन्होंने कहा कि आप किसी भी परमाणु के सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए था ये लागू था, उसके किसी भी कोश की त्रिज्या ज्ञात कर सकते हो कि प्रथम कोश की त्रिज्या है, 5वें कोश की त्रिज्या है, तो त्रिज्या का फॉर्मूला उन्होंने दिया था 0.529 n²/z, ये एंगस्ट्रॉम, या इसी को एंगस्ट्रॉम के अलावा यदि अपन लिखें नैनोमीटर में तो 0.0529 n²/z नैनोमीटर, या इसी को पिकोमीटर में लिख दें तो 52.9 n²/z पिकोमीटर। देखो कई बार क्वेश्चन सिंपल होता है, हमें आता है, लेकिन हम जो मात्रक में एक्चुअली मिस्टेक्स कर जाते हैं, ये हमें पता भी होता है ये, लेकिन 0 आगे के बजाय पीछे लगा देते हैं। जो क्वेश्चन सही होता है उसके बावजूद भी गलत हो जाता है। तो ये सिली मिस्टेक्स अपने कम हो, इसके लिए थोड़ा प्रेजेंस ऑफ माइंड भी हो और थोड़ी प्रैक्टिस हो काम आएगी। क्योंकि मैं इसका खुद अनुभव किया, मैंने चीज़ें, जीवन का पहला कंपटीशन दिया था, बहुत अच्छी तैयारी थी, 1 नंबर से जब रहे थे तो उसमें 55 से 60 क्वेश्चन गलत किए थे सेकंड ग्रेड में। उसके बाद फर्स्ट ग्रेड के अंदर ही महसूस की कि अपनी कमजोरी है, इसको सुधार करना है,
तो क्वेश्चनों को एक बार पढ़ लेने के बाद दोबारा भी थोड़ा थोड़ा पढ़ा तो सिली मिस्टेक्स कम हुए। जैसे एक क्वेश्चन था, निम्न में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस इफेक्ट की ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ऑप्शन था CH4, CO2 वगैरह वगैरह जो भी। तो ग्रीन हाउस देखते ही पहला ऑप्शन CO2 उस पर टिक करके आ गए। दोबारा से जब OMR भरने से पहले 10-10 स्टेट के अंदर भर रहे थे तो एक बार और पढ़ा कि अब मेथेन भी ऑप्शन में है, तो मेथेन भी होती है, ये भी होती है। तो क्वेश्चन पर दोबारा गए कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है, फिर नहीं को गोला करके देखा और क्वेश्चन को संशोधित किया। ऐसे 5-6 क्वेश्चन संशोधित हो गए। तो उस चीज़ पे, उस त्रुटि पे, उस जो भूल थी तो उस पर काम किया तो सिलेक्शन हो गया। उसके बाद कई एग्ज़ाम में हो गए। तो कुल मिलाकर के हमें अपनी गलतियों से सीखना है। उससे पहले भी हमने जो एग्ज़ाम दिए हैं उसमें यदि असफल हुए हैं तो हमारा क्या कारण रहा है कि तैयारी बहुत अच्छी, आत्मविश्वास नहीं आ रहा है तो अच्छे टेस्ट दीजिए। यदि हमारी तैयारी अच्छी नहीं है, हम पढ़ खूब रहे हैं, तो पढ़ने का तरीका है वो थोड़ा चेंज कीजिए, क्योंकि केमिस्ट्री कॉन्सेप्टिव सब्जेक्ट है, हमें समझना है, रटना नहीं है। आपकी जीके नहीं है तो उसको उस पर वर्क कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सीटिंग बनाइए। केमिस्ट्री है तो ज़्यादा से ज़्यादा समझ करके बनाइए, उसको सही टाइम में पढ़िए जब आपका माइंड काम कर रहा हो, जैसे सुबह या नींद से उठने के बाद। तो इस प्रकार से जो जो आपकी पहलू हैं नकारात्मक और सकारात्मक, उनमें बैलेंस कीजिए, तो ताकि जो वीक पॉइंट्स है वो हटते जाए और प्लस पॉइंट जुड़ते जाए। चीज़ें दो ही काम करेगी, आपको नॉलेज हो, अच्छे तरीके से पढ़ोगे तो आएगा, और कॉन्फिडेंस। तो वो आप अभ्यास करोगे, आप टेस्ट दे रहे हो 50 लोगों के बीच, 100 लोगों के बीच, आपकी अच्छी रैंक आ रही है, अपने आप के अंदर इंप्रूवमेंट कर रहे हो, तो डेफिनेटली आपका चयन हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के मेरा कहने का तात्पर्य है कि सिली मिस्टेक हमें कम करनी है। 5-6 क्वेश्चन मेरे कम हुए, यदि वो ध्यान रखा तो एक क्वेश्चन से आउट या इन हो सकते हैं, तो अपन 5-6 क्वेश्चन बहुत होते हैं। तो मेरा ये सुझाव आपको भी यही कि आपको थोड़ा सा ये ध्यान रखना है, सिली मिस्टेक्स कम से कम। तो यह आपको इसके अंदर मात्रकों के अंदर उलझा सकता है। दूसरा, वेग का भी निकाला गया फॉर्मूला 2.188 Z/N मीटर प्रति सेकंड। इसको सेंटीमीटर प्रति, यहाँ पे 10⁻6 लगेगी, इसको सेंटीमीटर में करें तो यहाँ पर क्या आ जाएगी 10⁸ सेंटीमीटर प्रति सेकंड। यदि हम ऊर्जा की बात करें तो -13.6 Z²/N² इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रति एटम। अब यहाँ पर आपको N है कोस और Z जो है वो है एटॉमिक नंबर, ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। अब इन 3 फॉर्मूलाज को आपको अच्छी तरह से ध्यान रखना है और इन पर आने वाले प्रश्नों को अच्छी तरह से सॉल्व करना है। जैसे क्वेश्चन दे दिया कि हाइड्रोजन है, उसके 4th कोस की रेडियस निकालो, तो आपका फॉर्मूला 0.529 इंटू N² यानी 4 का स्क्वायर अपॉन Z 1 होता है, तो 4 × 16 हो जाएगा। 16 को 5 से गुना कर, 0.5 से गुना कर दीजिए, 8 पॉइंट जो भी आ जाएगा आंसर। आपको कह दिया जाए हाइड्रोजन की बोहर त्रिज्या, H की बोहर त्रिज्या, क्वेश्चन है कीजिए। बोहर त्रिज्या का मतलब प्रथम कोस की त्रिज्या। ऑप्शन है आपके पास 0.529 नैनोमीटर, बी है 5.29 पिकोमीटर, सी आपके पास है 0.0529 एंगस्ट्रॉम, डी है 0.0529 नैनोमीटर। ये आंकड़ा हमें बार बार यहाँ देखने को मिलता है, तो कई बार हम यही गलती कर जाते हैं कि ये ऑप्शन सही कर देते हैं कि 0.529 है, चूँकि N²/Z जो आएगा वो तो दोनों ही एक है, N²/Z। N भी एक है, प्रथम कोस की निकालनी है, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक भी 1 होता है, तो 1/1 एक ही आएगा, तो इसका मतलब यही जो आंसर आएगा। अब आपका मात्रक में ध्यान रखना, नैनोमीटर है ये नहीं होता, पिकोमीटर है, पिकोमीटर में 52.9 होना चाहिए, ये नहीं होगा। 0.052 हमारे पास था, लेकिन वो किस में, नैनोमीटर में होता, ये एंगस्ट्रॉम में नहीं होगा। 0.052 नैनोमीटर, ये बिल्कुल यस। आप एक याद रखिए, 10⁻, ये 0.529 एंगस्ट्रॉम 10⁻−10, नैनोमीटर 10⁻−9 और पिकोमीटर 10⁻−12। इससे आप इंटरचेंज कर सकते हैं आपस में, तो ये क्वेश्चन आ सकता है। एक तो सिंपल तरीके, ये बोहर मॉडल के जो 3 फॉर्मूले इस पे क्वेश्चन बहुत आएंगे। मैं बता रहा हूँ किस किस तरीके के आज तक आए हुए और किस किस प्रकार के आ सकते हैं। पहला क्वेश्चन तो ये था सिंपल, आपको एक परमाणु दे देंगे
और उस परमाणु के कॉस आपको दे देंगे कि फला फला कोष के लिए इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या निकाली, फला फला इस कोष में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन है उसका क्या वेलोसिटी होगा, क्या वेग होगा या क्या ऊर्जा होगा। ठीक है, तो ये जो अभी आपको देंगे तो सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए या तो H का देंगे या हीलियम प्लस का या Li+2 का या Be+3 का, इस प्रकार से देंगे। इसका परमाणु क्रमांक 1 2 3 4 इन प्रोटॉन की संख्या। अब सिंपल तो देंगे तो आप सीधा फॉर्मूले से निकाल लेंगे। इसी प्रकार जैसे मान लीजिए हीलियम की द्वितीय कोष सेकंड कोष में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन का वेग निकालो तो आप 2.188 इंटू 10⁻⁶ Z/n। तो Z क्या होगा, परमाणु क्रमांक हीलियम प्लस है, इसका मतलब 2 होगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा, और कोष कौन सा सेकंड, तो 2/2 ये कट जाएगा आपस में, यही वैल्यू आंसर आ जाएगी। यदि इसी को 10⁶ की जगह 8 लिखा हो तो सेंटीमीटर प्रति सेकंड आ जाएगा, और ये है तो मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा। बस सिंपल सी बात है, आपको फॉर्मूले याद करने, गलती होने की संभावना ही नहीं है। ये तो था सिंपल क्वेश्चन। टाइम कंज्यूमिंग या सिली मिस्टेक करवाने वाले क्वेश्चन ऐसे भी पूछे जा सकते हैं कि आप हाइड्रोजन के फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों कोषों की ऊर्जा का अनुपात ज्ञात कीजिए। चूँकि फर्स्ट कोष, सेकंड सेल और थर्ड सेल, इन तीनों की यदि बात करें तो फॉर्मूला तो सेम आएगा 0.529 n²/z, सबका सेम आएगा। अब 0.529 इंटू n² यानी ये प्रथम कोष के लिए है तो इस n का मान 1 का स्क्वायर बटा हाइड्रोजन है तो z क्या होगा, 1 ही होगा। दूसरे ये रेशियो, दूसरे का 0.529 इंटू, चूंकि सेकंड सेल है तो इसके लिए n का मान क्या हो जाएगा, 2, तो 2 का स्क्वायर बटा z तो 1 ही आएगा। z सबके लिए समान है क्योंकि परमाणु क्रमांक तो इसका 1 ही। और तीसरा यानी ये रेशियो 0.529 इंटू n², थर्ड सेल है ये, इसका मतलब n का मान क्या आएगा, 3, तो 3 का स्क्वायर। z चूँकि हाइड्रोजन है तो 1 ही आएगा। ये तो आपस में कट जाएंगे, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, तो 1:4:9 ये आएगा। हाइड्रोजन के प्रथम, द्वितीय और तृतीय कोष की त्रिज्याएं ये आती है 1:4:9। ठीक इसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है, अलग अलग परमाणु देकर के हाइड्रोजन और हीलियम प्लस और लिथियम +2 इनके जो है इन सभी के प्रथम कोषों की त्रिज्या का अनुपात निकालिए या उसमें घूम रहे इलेक्ट्रॉन का वेगों का अनुपात निकालिए। तो सबसे पहले आप मान लीजिए फर्स्ट शेल ही है, तीनों की फर्स्ट शेल प्रथम कोष, उनका अनुपात निकालें तो n²/z है, तो सबके लिए n²/z रखना है अपने को, n²/z रखना है। चूँकि हाइड्रोजन के लिए, चूँकि n बराबर सभी के लिए क्या है, प्रथम कोष है तो n का मान सभी के लिए 1 आएगा, तो अपन कर देते हैं 1 का स्क्वायर। हाइड्रोजन के लिए z क्या होगा, 1, चूँकि कोष सभी के लिए 1 है तो वापस से फिर 1 का स्क्वायर। और हीलियम के लिए z क्या आता है, 2। लिथियम का है भी प्रथम कोष है तो इसका मतलब 1 का स्क्वायर, कोष तो पहला ही है, और z क्या है, 3, तो ये आ जाएगा आपका 1:1/2/1/3, ऊपर 1 का स्क्वायर मतलब 1 ही रहेगा, तो 1:1 कट 2:1/3। इसको सरल अनुपात में बदलें तो इन दोनों का जो है वो लघुत्तम लेकर के 6 से गुणा कर दीजिए, तो 6 अनुपात कट गया 3 अनुपात, ये 2 बार कट गया 2, तो 6:3:2। क्लियर है। इस प्रकार के प्रश्न आएंगे कि यदि आपको n की वैल्यू या z की वैल्यू एक स्थिर रख देंगे, जैसे अपन ने पहले क्वेश्चन किया कि हाइड्रोजन के प्रथम, द्वितीय, तृतीय, तो इसका मतलब हाइड्रोजन है, z सभी के लिए 1 आएगा। n का मान 1 2 3 अलग रख दीजिए और उसको फॉर्मूले में रख के चेंज कर दीजिए, उसी के साथ अनुपात लगा दीजिए। या कोष का मान समान दे देंगे, जैसे इन तीनों के प्रथम कोष की त्रिज्या का अनुपात निकालिए, वेग का अनुपात निकालिए, तो तीनों के लिए n का मान 1 1 1 है, z का नीचे आ गया अलग अलग 1 2 3। यदि मान लीजिए ये क्वेश्चन इस प्रकार से दे देते, वेग निकालिए, तो वेग है तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, z/n तीनों के लिए। इसी प्रश्न को अपन करते हैं, उसमें जो प्रथम कोष है उसमें घूमते हुए इलेक्ट्रॉन का वेग निकालिए, तो वेग निकालेंगे तो z क्या आएगा, 1 हाइड्रोजन के लिए, प्रथम कोष है तो इसका मतलब 1। हीलियम प्लस के लिए z क्या आएगा, 2, प्रथम कोष है, n1,
लिथियम +2 के लिए Z क्या आएगा 3, प्रथम कोष है N का मान 1, तो क्या आ जाएगा 1:2:3। बस इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे और आप आराम से सोल्व कर लेंगे, मेरा दावा है। थोड़ा उलझाने के लिए क्वेश्चन ऐसा भी दे सकते हैं कि हाइड्रोजन है, उसका फर्स्ट सेल वह यानी बोहर त्रिज्या भी कह सकते हैं, पहली त्रिज्या को बोहर त्रिज्या, वह प्रथम उत्तेजित अवस्था उनके बीच का ऊर्जा अंतराल निकालो, IP निकालो, या दोनों जो प्रथम उत्तेजित अवस्था कौन सी भी है उनकी जो त्रिज्या का अनुपात निकालो। जैसे रेडियस का रेशियो निकालना है तो एक तो फर्स्ट सेल हो गया, और जो है प्रथम उत्तेजित अवस्था का मतलब क्या हो गया, नेक्स्ट अगला कोष जिसे हम कह सकते हैं सेकंड सेल। अब n²/z, चूंकि हाइड्रोजन है दोनों के लिए तो बट्टा में तो z का तो मान 1-1 रख दो। अब ये तो है प्रथम कोष के लिए, फर्स्ट सेल के लिए तो 1 रख दो इसका मान। ये है प्रथम उत्तेजित यानी द्वितीय कोष के लिए 2 रख दो, तो क्या आंसर आ जाएगा 1:4। वेरी सिंपल, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ऊर्जाओं का अनुपात निकालना है आपको H के लिए, He+ और Li+2 के लिए, कोई दिक्कत नहीं है, ऊर्जाओं का अनुपात भी निकाल सकते हैं। ऊर्जाओं को फॉर्मूला होता है Z²/n², तो सबके लिए Z²/n² रखिए। पहले तो वो रख दें जो कॉमन है, इन तीनों के लिए कॉमन क्या है, प्रथम कोष यदि मैं कहें, हाँ प्रथम कोष ही मानते हैं सबके लिए, तो बट्टा में आ रहा है n², तो 1 1 और 1 का स्क्वायर, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब Z है सबके लिए अलग अलग है, H के लिए Z होता है 1 का स्क्वायर लगेगा क्योंकि Z² है, ये 2 का स्क्वायर और ये 3 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 1:4:9, यानी He+ और Li+2 इन तीनों के प्रथम कोष में घूम रहे इलेक्ट्रॉनों की जो ऊर्जाएं हैं उनका अनुपात क्या होगा 1:4:9। तो कुल मिलाकर के इसमें बोहर मॉडल पर इस प्रकार के कई क्वेश्चंस आ सकते हैं, और उन क्वेश्चनों को अपने को ध्यान में ये रखना है कि इन तीनों के फॉर्मूले अपने को आए, उनकी मात्रकों में अपन कंफ्यूज ना हो, और जो कई बार ये अनुपात दे दें इसका तो उसमें अनुपात भी अपने को अच्छी तरीके से आना चाहिए। इसमें सिली मिस्टेक होने की ज़्यादा संभावना है, कई बार अपन ये बट्टे वाला चेंज कर देते हैं, ऊपर वाला नीचे हो सकता है, नीचे वाला ऊपर हो सकता है। आपको बस ये ध्यान रखना है कि जो त्रिज्या है वो होती है n²/z, वेलोसिटी होता है z/n, और जो एनर्जी होती है z²/n²। तो पहले सीधा याद रख लो n²/z, फिर उल्टा कर दो, पलटी खिलाओ, स्क्वायर हटाओ z/n, और फिर वापस स्क्वायर लगाओ। तो क्या करोगे, n²z को याद करोगे, पलटी खिलाओ, स्क्वायर हटाओ, n² 1 था हटा दिया, पलटी खिला दिया, n/z को z/n कर दिया, और वापस थर्ड के अंदर स्क्वायर लगाओ। और इनका जो गणितीय आंकड़ा है 0.529 ये याद कर लेना, इसकी 2.188 × 10⁶ याद कर लो, या -13.6 याद कर लो। इसका 0.529 है, ये एंगस्ट्रॉम में ध्यान रखना है, मीटर प्रति सेकंड में इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रति एटम के अंदर। बाकी आप मात्रक चेंज कर सकते हो, चेंजिंग आपको त्रिज्या में ही मिलेगा, ज़्यादा नहीं मिलेगा। जो पहले क्वेश्चन आए हुए हैं RPSC में उसके आधार पर और अपने अनुभव के आधार पर मैं बता रहा हूँ। तो हमने जो आज ये टॉपिक्स पढ़े हैं, इतने मॉडल्स, उनमें से एक बहुत मॉडल ही काम का है, और जो क्वेश्चंस एक आगे उससे पहले हमने देखा था वो देखा था आइसोइलेक्ट्रॉनिक निकाय पर, और या फिर जो अपने अन्य अस्थायी कण थे उसके आधार पर। तो आज अपने इतना ही रखेंगे, क्योंकि आगे क्लास है तो लंबी नहीं कर सकते। तो मेरा ये प्रयास था इस पहले वीडियो के अंदर अपन क्वांटम संख्या तक पहुंच जाएं, क्योंकि क्वांटम संख्या बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, उसको अच्छी तरह से समझेंगे बहुत ही सरल तरीके से। उसके बाद उसमें 4 तरह के क्वेश्चन आते हैं, उन चारों तरह के क्वेश्चन सोल्व करेंगे। चैप्टर के लास्ट में अपन जितने भी RPSC के आए हुए एग्ज़ाम हैं उनको सॉल्व करेंगे। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि आप इसको कंटिन्यू और पूरा देखें। आपको ज़्यादा स्पीड बढ़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मेरी स्पीड पहले से ही मैं ठीक रख रहा हूँ, ताकि क्या है कि आपको 1.5 गुना 2 गुना नहीं करना पड़े, क्योंकि मुझे पता है कि अब समय सीमा आपके पास कम है। आपके कम समय में आपको अच्छी जो है मटेरियल या गुणवत्ता आप तक पहुंचा सकूं, ये मेरा प्रयास रहेगा। तो इसीलिए मैं पहले से ही क्या है स्पीड और जो मटेरियल है उसको अपने सॉर्ट आउट किया हुआ है, एकदम व्यवस्थित किया हुआ है, क्योंकि उसमें से क्वालिटी मत करके क्वालिटी निकाली, और मैं वही आपको परोस रहा हूँ। आपको बस अच्छी तरह से खाना है,
पाचन शक्ति जो है आपकी अच्छी रखनी है। तो आप विश्वास कीजिए, जो अपन पढ़ेंगे इसमें 50 से 60 वीडियो में 100% उसमें से 80 से 90 क्वेश्चन बाद में मिला लेना, नहीं आए तो मिल लेना, 100% आएंगे। और इसमें आज तो अब एक ही टॉपिक ऐसा था जिस पे क्वेश्चन ये बोहर मॉडल क्वांटम संख्या आ जाता, तो हम केवल उन्हीं टॉपिक्स पर चर्चा कर रहे हैं जिनसे क्वेश्चन आने की संभावना या विगत पर जो एग्ज़ाम से उसमें आए हैं। तो आपको बिल्कुल भी तरीक भी घबराने की ज़रूरत नहीं है कि एग्ज़ाम पास आ गया कैसे होंगे क्वेश्चन, 100 तक पहुँचना है, 110 तक पहुँचना है, ज़्यादा लालच नहीं करना है। यदि 120 में से आप 100 से ऊपर जा रहे हो बहुत बढ़िया है, 100 से ऊपर जा रहे हो बहुत ही बढ़िया है। बाकी आप जीके के अंदर अच्छे से कर रहे हैं। जब हमारा एग्ज़ाम हुआ था 2012 के अंदर, समय कम मिला था, 14-15 दिन की तैयारी थी, अचानक से डेट आ गई थी। सब्जेक्ट पहले से तैयार था तो पार पड़ गई, जीके पढ़ ही नहीं पाए। 150 में से मात्र 64 या 68 नंबर थे। बस केमिस्ट्री पार करवा दिया इसने, 120 में से 118 किए थे और तकरीबन 113 क्वेश्चन सही थे, तो जिसके कारण से चयन हो गया। वो अलग बात है कि पेपर कैसा आता है, पेपर भी और आपका कैसे तैयारी है, तो आपको अपने हिसाब से चलना, सबका अपना अपना होता है। तो जीके तैयारी का मौका नहीं मिला, नए नए थे, जीके पढ़ी नहीं साइंस की, तो आपको हो सकता है अपने अलग कंपटीशन दिए हुए हैं, पहले जीके पढ़ी हुई है, तो आपको सबका बैलेंस करके रखना है। वो आप अपने प्लस माइनस देख लीजिए, अपने उस हिसाब से टारगेट बनाइए कि जीके में इतने लेने हैं, इतने लेना है, और ये कट ऑफ यहाँ तक जाती अपना हो जाएगा। उससे 20 नंबर मार्जिन रखिए कि इतने में अपन का चयन सुनिश्चित है। तो आपको बस केवल 50 घंटे मुझे देने हैं और मैं विश्वास आपको ये दिलाता हूँ इन 50 घंटे के अंदर आपको 80 से 90 क्वेश्चन तक मैं पहुँचा दूँगा। ऐसा मेरा प्रयास रहेगा। मिलते हैं अगली क्लास के साथ। धन्यवाद।